रक्षित नहीं जानता था कि जैसी खबर उसे मिली थी असलियत में हालात उससे भी बुरे थे। इसलिए 5 मिनट बाद उस जंगल में से कुछ लोग तेज रफ्तार में आगे आने लगे। इसके कुछ ही मिनट में रक्षित और उसकी खुफिया टोली का वो ठिकाना दुश्मनों से पूरी तरह से घिर गया। इतने में किसी इंसान के हंसने की आवाज सुनाई पड़ी। तुम ही उस खुफिया टोली के लीडर होंगे जिसका नाम कोई जानता तक नहीं है ना? यह आवाज सुनते ही रक्षित ने अपना सिर ऊपर उठाकर देखा कि 4 लोग हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। सभी के शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकल रही थीं और चारों में सबसे आगे जो इंसान था वो था खून खराबा दल का लीडर तारसिम। तभी रक्षित ने तारसिम को गौर से देखा मगर कोई जवाब नहीं दिया। इस दौरान उसने तुरंत अपने हाथों से शक्तियां निकाली जो अगले ही पल एक काले रंग के भाले में बदल गईं। उस काले रंग के भाले में चांदी के रंग की शक्तियां इकट्ठा थीं जिससे बिजली कड़कने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। वहीं जब तारसिम ने देखा कि रक्षित मुकाबले के लिए तैयार था तो उसने अपना हाथ लहराते हुए सभी को इशारा किया, मार डालो इस लड़के को। और तारसिम के इतना कहते ही उसके साथ आए तीनों शक्तिमान की आंखों में एक जानलेवा चमक दिखाई देने लगी और वो चिल्लाकर सीधा आगे बढ़े। फिर एक तेज आवाज के साथ सभी के शरीर से शक्तियां निकलने लगी और वो किसी उल्का पिंड की तरह जमीन पर आने लगे। यहां तक कि तीनों शक्तिमानों की शक्तियां मिलने पर आसपास की हवा भी धुंधली दिखाई देने लगी थी। रक्षित देख रहा था कि कैसे तीनों शक्तिमान हमला करने के लिए उसी की तरफ आ रहे थे। ये नजारा देखकर उसकी अपने भाले पर पकड़ और ज्यादा मजबूत हो गई। अगर उसके सामने एक शक्तिमान होता तो उसके दिल में जरा सी भी फिक्र नहीं होती। यहां तक कि अगर 2 शक्तिमान भी उसके सामने होते तो भी वो मुकाबले में दोनों को बहुत परेशान कर देता। मगर इस वक्त उसके पास 3 शक्तिमान आ रहे थे, इसलिए वो जानता था कि अब वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला था। इस मुश्किल के बावजूद रक्षित ने अपना एक कदम भी पीछे नहीं लिया। वो जानता था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा था, इसलिए उसे मरने का जरा भी डर नहीं था। बल्कि उसने तो मन बना लिया था कि अगर आज उसका मरना तय था फिर तो वो ऐसा हंगामा मचा कर जाएगा कि उसका नाम अमर हो जाए। इतने में तीनों शक्तिमानों ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहा, तेरे मरने का वक्त आ गया है, अब तो तुझे हमसे कोई नहीं बचा सकता। तीनों शक्तिमान बहुत बेरहम थे और तीनों को एक साथ मुकाबला करना भी अच्छी तरह आता था। यही वजह थी कि तीनों ने साथ आकर शक्तियां मिलाते हुए एक बहुत ही ताकतवर हमला तैयार किया। फिर वो सभी शक्तियां मिलकर एक ताकतवर त्रिशूल में बदल गईं जो तेजी से रक्षित को जान से मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी तारसिम ने आवाज में गुरूर के साथ रक्षित को नीचा दिखाते हुए कहा, हिम्मत तो देखो इसकी, ताकत से सिर्फ एक शक्तिमान और ब्लैक कॉर्नर टीम से दुश्मनी करता है। तुझे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही यकीन है लड़के। रुक, आज तुझे ऐसी मौत दूंगा कि हमसे दुश्मनी करने वालों की रूह तक कांप जाएगी। इस दौरान रक्षित देखे जा रहा था कि कैसे वो खतरनाक हमला उसी की तरफ आ रहा था। फिर अचानक से उसका काले रंग का भाला कांपने लगा और फिर वो ढेर सारी चांदी के रंग की चमक से भर गया। उसके भाले के ऊपरी हिस्से से बिजली कड़कने की आवाज सुनाई दे रही थी और वो बिजली की शक्तियां सीधे रक्षित की ओर आते हमले से टकरा गईं। दोनों हमलों के टकराने से एक तेज धमाका हुआ जिसमें से शक्तियां निकलकर हर तरफ फैलने लगी। वहीं शक्तियों के इस तरह फैलने से रक्षित और बाकी तीनों शक्तिमान कुछ कदम पीछे हो गए। लेकिन इस वक्त ये बात साफ समझ में आ रही थी कि उस हमले से रक्षित को काफी तेज झटका लगा था और वो तीनों शक्तिमानों के मुकाबले बहुत ज्यादा पीछे हो गया था। इतना ही नहीं, धमाके के दौरान उसके मुंह से दर्द भरी आवाज भी निकली थी जिससे उसके जख्मों का अंदाजा लगाया जा सकता था। वहीं आसमान में उड़ते तारसिम ने देखा कि कैसे रक्षित इतने ताकतवर हमले के बाद भी जिंदा बचने में कामयाब हो गया। भले ही वो फिलहाल थोड़ा जख्मी हो गया था लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि रक्षित इतना ताकतवर होगा। इस बात के चलते उसकी आंखों में एक अजीब सी हैवानियत नजर आने लगी और वो पलक झपकते ही गायब हो गया। दूसरी तरफ रक्षित ने जैसे तैसे खुद को संभाल कर और पीछे जाने से रोका और फिर वो अपनी नजर ऊपर करने ही वाला था कि तभी अचानक उसे अजीब सी शक्तियां महसूस होने लगी। इस बात के चलते रक्षित ने परेशानी के साथ धीरे से अपने सामने देखा जहां फिलहाल एक इंसान खड़ा था। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि तारसिम था, जिसे देखकर रक्षित ने तुरंत शक्तियां इकट्ठा करनी शुरू की। वहीं रक्षित को हमले के लिए तैयार होता देख तारसिम की शैतानी मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई और उसने भी तुरंत शक्तियों से रक्षित पर खतरनाक हमला कर दिया। जैसे ही दोनों की शक्तियां टकराईं तो एक बार फिर एक धमाका हुआ। रक्षित वैसे तो बहुत ताकतवर था लेकिन उसकी ताकत और तारसिम की ताकत के बीच एक बहुत बड़ा फासला था। जाहिर सी बात है कि तारसिम एक ताकतवर शक्ति सम्राट था, इसलिए उसके हमले से टकराते ही रक्षित के मुंह से ढेर सारा खून निकलने लगा। इसके अलावा वो तेज रफ्तार में पीछे की तरफ फिकते हुए सीधे जाकर एक बड़ी सी चट्टान से टकरा गया। वहीं उसके टकराते ही उस चट्टान पर ढेर सारी दरारें पड़ गईं, जिससे साफ समझ आ रहा था कि कुछ ही पलों में वो चट्टान टूट कर बिखरने वाली थी। इस दौरान रक्षित की हालत देखकर तारसिम बहुत ज्यादा खुश होने लगा, मगर उसने जरा सा भी वक्त जाया नहीं किया। वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि रक्षित को संभलने का मौका भी मिले, इसलिए उसने तुरंत अपनी मुट्ठी कसते हुए एक खूनी भाला अपने हाथों में तैयार कर दिया। फिर अगले ही पल वो ताकतवर भाला जिसमें खून की शक्तियां भरी थीं बिजली की रफ्तार से रक्षित पर जानलेवा हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। वहीं रक्षित की शक्तियां काफी कमजोर हो गई थीं, इसलिए वो मजबूर होकर उस जानलेवा हमले को अपनी तरफ आते हुए देखता रहा। इतने में तारसिम ने एक बार फिर गुरूर के साथ रक्षित को नीचा दिखाते हुए कहा,
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे खून खराबा दल के लोगों को मारेगा? आज मैं तेरी हड्डियां और चमड़ी उथेड़ कर अपने घर में सजा दूंगा, जो मुझे तेरी खौफनाक मौत की अच्छी याद दिलाती रहेगी लड़के। वहीं रक्षित ने मजबूर होकर खुद को तैयार कर लिया, क्योंकि वो जानता था कि अब वो इस जानलेवा हमले से नहीं बच सकता था। फिर मौत का ख्याल आते ही रक्षित ने आंखें बंद करके आंसुओं के साथ कहा, छोटू, तेरा ये भाई किसी काम का नहीं है। मरने से पहले मैं अपने साथ किसी एक को तक चैन से नहीं मार पाया। मैं आ रहा हूं छोटू, फिर साथ में वक्त गुजारेंगे जैसे बचपन में गुजारा करते थे। ये कहते वक्त उसकी आवाज में एक अजीब सी खराश थी और उसने अपनी तरफ आते भाले को देखकर कहा, ऐसा लगता है कि ऊपर वाला चाहता ही नहीं है कि शौर्य दल जिंदा रहे। लेकिन जैसे वो खूनी भाला रक्षित से टकराने वाला था कि तभी अचानक आसमान से बिजली कड़कने की आवाज सुनाई पड़ी। इसके तुरंत बाद रक्षित के सामने एक गहरे रंग की रोशनी की दीवार खड़ी हो गई। उस अजीब सी दीवार को देखते ही तारसिम के चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो गई और वो हैरानी के साथ उस नजारे को देखने लगा। फिर एक झटके में वो भाला उस दीवार से टकरा कर किसी बर्फ की तरह पिघल गया। ये देखकर तारसिम बहुत ज्यादा नाराज हुआ और उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन है जिसने ऐसी गुस्ताखी की हिम्मत की? हमारी ब्लैक कॉर्नर टीम इस लड़के को खत्म करने आई है, मगर किसी ने हमारे मामले में टांग अड़ाई तो टांग काट कर हाथ में दे देंगे। तभी अचानक आसमान से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। तारसिम, 2 साल से मैंने तुझे देखा क्या नहीं, तो तू काफी ताकतवर हो गया। उस वक्त तो तू किस्मत वाला था कि मेरे हाथों से बच गया, लेकिन आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या तेरी किस्मत अभी भी उतनी ही जोरदार है। यह हंसी सुनते ही अचानक से सभी के चेहरों पर एक खौफनाक हैरानी दिखने लगी और तारसिम नजरें घुमाते हुए थोड़ा परेशान दिखने लगा। इस दौरान रक्षित, जिसकी आंखें मौत के इंतजार में बंद हो गई थीं, अचानक से आंखें खोलकर आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें यकीन ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसे आसमान में एक काले कपड़ों वाला लंबा लड़का दिखाई दिया। ध्रुव को देखते ही रक्षित के जज्बात उमड़ पड़े और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, छोटू। इस दौरान उसके चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी थी, जिसमें उसके लिए यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि वो लड़का उसका भाई ही था, जो 2 साल पहले अंदरूनी हिस्से में मारा गया था। तभी तारसिम ने भी ध्रुव की तरफ देखकर खौफ से भरी आवाज में कांपते हुए कहा, ध्रुव शौर्य? नहीं, ये कैसे हो सकता है? तुम तो उस दिन मारे गए थे। दरअसल तारसिम भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और इस वक्त उसके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ काफी खौफ भी नजर आने लगा था। इतने में तारसिम के साथ आए तीनों शक्तिमानों ने भी उसकी बात सुनकर खौफ के मारे कांपते हुए कहा, ध्रुव शौर्य? क्या ये वही ध्रुव शौर्य है जिसने दवाओं के बादशाह शुक्रांत को अधमरा कर दिया था? ध्रुव का नाम उस इलाके में किसी बिजली गिरने जैसा सुनाई दिया और तारसिम के घबराते ही ब्लैक कॉर्नर के सभी लोग खौफ से भर गए। इतने में ध्रुव आसमान से रक्षित के पास उतरने लगा और उसने तारसिम की हैरानी देखकर उससे कहा, क्या हुआ तारसिम? क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैं अभी भी जिंदा हूं? हाँ, वैसे बुरा तो लगना ही था, क्योंकि अब तू जिंदा नहीं बचने वाला। इतना कहकर वो धीरे से रक्षित की तरफ मुड़ा, जो अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि ध्रुव शौर्य जिंदा था। फिर उसके चेहरे को देखकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, क्या हुआ भैया, पहचान नहीं पा रहे क्या? अरे मैं आप ही का भाई हूं। यह सुनकर रक्षित ने आंखों में हैरानी के साथ उससे पूछा, तुम सच में ध्रुव हो? यह कहते ही रक्षित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो ध्रुव को छूने के बारे में सोचने लगा, लेकिन फिर उसने ध्रुव को नहीं छुआ, क्योंकि उसे लगा कि शायद मरने के पहले उसे ध्रुव दिखाई देने लगा हो। इसका मतलब वो असली ध्रुव नहीं, बल्कि सिर्फ रक्षित के दिमाग का कोई खेल था। लेकिन ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए रक्षित को पकड़ा और फिर हंसते हुए कहा, हद होती है। अरे भैया, मैं हूं आपका छोटू। अभी तो हमें शौर्य दल की बेइज्जती का बदला लेना है, उसके पहले तो खुद भगवान भी मुझे अपने पास नहीं बुला सकते। और ध्रुव ने जैसे ही रक्षित को पकड़ा तो रक्षित का सफेद पड़ चुका चेहरा लाल होने लगा और उसका शरीर अचानक से कांपने लगा। रक्षित की आंखें भी लाल हो गई थीं और उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। ध्रुव ने रक्षित की तरफ देखकर हंसते हुए कहा, भैया, पहले इस पिशाच को खत्म कर दूं, फिर अच्छी तरह मिलते हैं। इस पर रक्षित ने परेशानी भरी आवाज में ध्रुव से कहा, नहीं ध्रुव, ये आदमी एक शक्ति सम्राट है, इससे निपटना इतना आसान नहीं होने वाला। और तो और इन लोगों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, हम तो सिर्फ 2 ही हैं। मेरे ख्याल से हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हम बाद में तैयारी करके इनसे बदला लेंगे, आगे बहुत से मौके आएंगे बदला लेने के। अभी के लिए मैं तेरी जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकता। इस दौरान रक्षित ने ध्रुव का हाथ थाम लिया था ताकि वो उससे फिर से दूर ना जा सके। वैसे तो रक्षित कुछ वक्त पहले मरने के लिए तैयार था, लेकिन वो सिर्फ तब जब वो अकेला था। फिलहाल हालात काफी बदल चुके थे अब, जो कि ध्रुव उसके सामने आ गया था, इसलिए उसके मायूसी भरे दिल में जिंदा रहने की एक उम्मीद जाग गई थी। वहीं रक्षित की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भैया आप बिल्कुल फिक्र मत करो। 2 साल पहले ये आदमी मेरे हाथों मरते मरते बचा था, आज मैं वो अधूरा काम पूरा करके रहूंगा। ये कहते हुए ध्रुव तेज रफ्तार में रक्षित की पकड़ से छूट गया और उसने मुस्कुराते हुए उससे कहा, भैया भरोसा रखिए,
अरेंद्र शौर्य के साहिबजादे इस तरह के खतरों से नहीं घबराते। रक्षित समझ गया था कि ध्रुव उसकी बात नहीं मानने वाला था, इसलिए उसने थोड़ी फिक्र के साथ ध्रुव से कहा, अगर ऐसी बात है तो थोड़ा संभल कर रहना, मैं इन तीनों शक्तिमानों को उलझा कर रखता हूं। यह कहकर रक्षित दर्द झेलते हुए खड़ा हुआ और उसने अपनी शक्तियां निकालते हुए दोबारा काले रंग का भाला तैयार कर लिया। उस भाले से ढेर सारी शक्तियां निकल रही थीं, मगर ध्रुव ने रक्षित की जख्मी हालत देखकर उसे समझाया, भैया आप फिलहाल आराम कीजिए, इन सभी को मैं संभाल लूंगा। आप बहुत ज्यादा जख्मी हो गए हैं, इसलिए मैं आपको और परेशान नहीं होने दूंगा। फिर ध्रुव रक्षित के जवाब के लिए रुका भी नहीं और उसने तुरंत पलटकर बेरहमी के साथ ब्लैक कॉर्नर टीम को देखना शुरू किया। पलक झपकते ध्रुव के हाथों में उसकी बड़ी सी तलवार आ गई, जो उसने बुजुर्ग बादशाह की दी हुई स्टोरेज अंगूठी से बाहर निकाली। उसके बाद ध्रुव उस तलवार को लहराने लगा, जिसमें ढेर सारी शक्तियां इकट्ठा हो गईं। ऐसा करते ही ध्रुव ने तारसिम की तरफ देखते हुए गूंजती हुई आवाज में उससे कहा, तारसिम तूने ज्यादा ही जी लिया है, इसलिए आज मैं तेरी जिंदगी खत्म करने वाला हूं। याद कर ले अपने बेटे को, आज तू उससे नर्क में मिलने वाला है। ध्रुव की इस आवाज में एक जानलेवा चमक थी, जिसके साथ ही वो तारसिम को खत्म करने के लिए तैयार हुआ। अगर ध्रुव ने आने में जरा सी भी देरी की होती तो उसका भाई अब तक लाश में बदल चुका होता। इस हमले और पहले की दुश्मनी की वजह से आज ध्रुव ने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकने वाला था। दूसरी ओर तारसिम के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ नजर आ रहा था, जिसके साथ वो ध्रुव की जानलेवा चमक को देखे जा रहा था। लेकिन फिर उसने अपने खौफ पर काबू करते हुए अपनी शक्तियां बाहर निकाली और वो ध्रुव की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार हो गया। पिछली बार जब वो ध्रुव के हाथों बुरी तरह जख्मी हुआ था, तब से लेकर अब तक ब्लैक कॉर्नर के बहुत से लोग उसका मजाक बनाते रहे और इस बेइज्जती की वजह वो लड़का था जो इस वक्त उसके सामने खड़ा था। यही सोचकर तारसिम ने अपने साथ आए तीनों शक्तिमानों से कहा, 2 लोग जाकर उस जख्मी लड़के को कैद कर लो। याद रहे वो मरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा सिर्फ तभी ये लड़का ध्रुव हार मानेगा। बाकी बचा इंसान मेरे साथ ध्रुव को संभालेगा। अगर तुम ध्रुव को खत्म करने में कामयाब हुए तो मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हारी पीढ़ियां गिनते गिनते थक जाएंगी, और ऊपर से तुम्हें शक्तिशाली गोली भी दी जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि ध्रुव आज यहां से जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। तो क्या ध्रुव तारसिम को इस बार हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर पाएगा, या फिर तारसिम ध्रुव को मार डालेगा? आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।